Good afternoon, everyone. I would like to welcome all Good of you afternoon, to all ma'am. the. Good afternoon. Babe. I would like to welcome all of you, the faculties and the students of Law Department, in this session. Thank you, ma'am, for organizing this session. And today we are going to discuss about the patron, syllabus, and tips and tricks for qualifying the UGC NET exam. So let us begin this session with a famous quote by Dr. APJ Abdul Kalam. So as he says, teaching is a noble profession that shapes the character, caliber, and future of an individual. If people remember me as a good teacher, that will be the biggest honor to me. So today we are also in this field. We are also the teachers, and you are the upcoming teachers. So आप सबके लिए भी ये एक बड़ी ही pride की बात होगी if you qualify this exam and be a teacher. So first of all, we will discuss about what is NTA. NTA is it is a body established by Ministry of Education. So it acts as an independent, autonomous, and self-sustained premier testing organization for conducting various tests. So NTA को establish किया Ministry of Education ने और for conducting different exams. तो अभी ये एग्जाम्स कौन कौन से आपने सुना होगा कि जैसे एनटीए कंडक्ट करा रही है जेई का एग्जाम, देन सी मैट का होता है, यूजीसी नेट का होता है, जेएनयू के लिए एंट्रेंस टेस्ट है. तो ऐसे ही नीट का टेस्ट है, देन फॉर फार्मेसी ऑल्सो, देन बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम्स भी अभी एनटीए कंडक्ट करा रहा है. तो नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज यूजीसी. So UGC is a statutory body, it is a statutory body constituted by the Government of India under the UGC Act 1956. So और UGC के पास दो responsibilities हैं. First is to provide funds and then coordination, determination and maintenance of standards in institutions. So जो भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें यूजीसी का काम है उनको कोऑर्डिनेट करना, उनकी मेंटेनेंस करना, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के देने, देन चेक करना अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में कुछ चीजें हो रही हैं जो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो यूजीसी उनको नोटिफाई करती है. प्लस कई बार क्या होता है कि कुछ फेक यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, उन सबको रेगुलेट करना, उनकी लिस्ट निकालना, ये सब काम यूजीसी के हैं. और यूजीसी ऑल्सो प्रोवाइड्स फंड्स टू द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन. नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम. एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम जो है ये पहले जो एग्जाम इसको नेट का जो एग्जाम है इट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट. तो इसको पहले कंडक्ट करा रहे थे यूजीसी. अभी इसको कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मिल गई है एनटीए को. तो काफी टाइम से एनटीए ही ये एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है. इस एग्जाम में पहले क्या होता था कि सिर्फ जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही ये एग्जाम था, बट अभी जो लास्ट साइकिल में एग्जाम हुआ है तब से चेंज हो गया कि अभी पीएचडी में भी एडमिशन के लिए यही एग्जाम जो है वो यूज किया जाएगा. यूनिवर्सिटीज अपने एंट्रेंस टेस्ट नहीं लेंगी पीएचडी के लिए, यूजीसी नेट के बेसिस पे ही पीएचडी में एडमिशन होगी. सो पीएचडी अगर आप ये एग्जाम को क्वालिफाई करते हो तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो जाते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो एंड पीएचडी के लिए भी. तो रिजल्ट भी इनका जो बनता है ये 3 कैटेगरीज में बनता है. सम स्टूडेंट्स दे क्वालिफाई द एग्जाम फॉर जेआरएफ, तो और बाकी जो है कुछ स्टूडेंट्स का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हो जाता है. जब आपने अपना फॉर्म फिल करना है तो आपने ध्यान से करना है और अपनी कैटेगरी, ये 3 कैटेगरीज हैं, इनमें से आपने बड़े ध्यान से चूज करना है कि आप किस कैटेगरी के लिए पेपर दे रहे हो, तो उसी में आपको फिर कंसिडर किया जाएगा. नेक्स्ट इज व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नेट एग्जाम. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नेट एग्जाम जो है दैट इज जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स चाहिए. एंड ओबीसी और बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं और जो ट्रांसजेंडर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 50% मार्क्स चाहिए मिनिमम विदाउट राउंडिंग ऑफ इन देयर मास्टर्स प्रोग्राम. और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं पेपर में अपेयर होने के लिए. सो हाउ मेनी ऑफ यू आर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स? आप मैसेज कर सकते हो. नेक्स्ट हम बात करेंगे इज देयर एनी अपर एज लिमिट फॉर अपेयरिंग इन नेट एग्जाम. सो नेट एग्जाम में अपेयर करने के लिए अपर एज लिमिट, जैसे अभी हमने बात की कि एलिजिबिलिटी की वो मास्टर्स डिग्री का प्रोग्राम रहेगा.
और देन अब हम बात करेंगे अपर एज लिमिट की। सो अभी जेआरएफ के लिए जो अपर एज लिमिट है दैट इज़ 30 इयर्स और बाकी पीएचडी के लिए अगर आप अपियर हो रहे हो या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देख रहे हो, तो फिर आपको कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप ऐसे ही एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हो, कोई अपर एज लिमिट नहीं है। जेआरएफ के लिए अपर एज लिमिट है और जब आपका जेआरएफ लेटर अवार्ड लेटर जिस दिन इश्यू होती है, तब से लेके 3 इयर्स के लिए ये वैलिड रहेगी। नेक्स्ट इज़ आर देयर एनी एज रिलैक्सेशन? जैसे अभी हमने बात की कि कुछ जो है इसमें एज अपर एज लिमिट है, तो हम बात करेंगे कि कोई एज रिलैक्सेशंस भी हैं इसके लिए। तो एज रिलैक्सेशंस जो हैं वो आएगी जैसे रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स जो हैं प्लस ट्रांसजेंडर कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड वुमेन एप्लीकेंट्स उनको 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। बाकी अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जिनका कुछ रिसर्च एक्सपीरियंस है तो उनको भी डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ रिसर्च मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए उनको एज रिलैक्सेशन मिल जाती है। और द स्टूडेंट्स हु आर हैविंग एलएलएम डिग्री जैसे अभी आप सब हो, आपके पास एलएलएम की डिग्री है तो आपके लिए भी 3 इयर्स की एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। तो अपर एज लिमिट जैसे 30 इयर्स थी तो आप लोगों के लिए 33 इयर्स हो जाएगी। और बाकी अगर किसी ने कोई सर्विस की हुई है आर्म्ड फोर्सेस में तो उन स्टूडेंट्स को भी डिपेंडिंग अपॉन देयर ड्यूरेशन ऑफ सर्विस उनको भी मैक्सिमम 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो इन सबको कंबाइन करके अभी अगर आप में से जो फीमेल्स हैं अगर वो सोच रहे हो कि उनको 5 इयर्स की यहाँ पे मिल जाएगी और 3 इयर्स की यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है। एज रिलैक्सेशन शुड बी मैक्सिमम 5 इयर्स। तो आप लोगों को जैसे 3 इयर्स की यहाँ पे मिल रही है तो जो आप में से जो भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं एलएलएम वाले तो उनको 5 इयर्स की ही मिल जाएगी जैसे यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पैटर्न ऑफ एग्जाम? तो इस पेपर में आपके पास जो ये एग्जाम है यूजीसी नेट का इसमें आपको 2 पेपर्स आएंगे मिलेंगे। फर्स्ट इज पेपर 1 एंड सेकंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है जी इट इज कॉमन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जितने भी नेट में अपीयर होंगे स्टूडेंट्स सबके लिए पेपर 1 इज कॉमन। और इसका जो सिलेबस है जो आज हम डिस्कस करेंगे और इसका जो नाम है दैट इज टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। तो इसमें क्वेश्चंस रिलेटेड रहेंगे टीचिंग के, रिसर्च के, कम्युनिकेशन के, then higher education, then we have environment related questions। तो ये जनरल अवेयरनेस के लिए क्वेश्चंस हैं और इनके अलावा रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन ये सारे बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी इसमें आएंगे। और पेपर 2 जो है वो आप लोगों का लॉ का रहेगा। बाकी स्टूडेंट्स का जो भी उनकी मास्टर डिग्री की रही हो सब्जेक्ट उसका उनका वही होगा पेपर 2। पेपर 1 में आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चंस तो ये 100 मार्क्स का हो गया। पेपर 2 में मिलेंगे 100 क्वेश्चन ये 200 मार्क्स का। तो अब और टोटल जो है वो 300 हो गया। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम जो है अब इट इज कॉन्टिन्यूसली 3 आवर्स। तो पहले क्या होता था कि पेपर 1 के लिए 1 आवर मिलता था और उसके बाद आपको ब्रेक मिलती थी 30-40 मिनट्स की और उसके बाद आप कुछ ब्रेक मिलती थी और उसके बाद आपका पेपर 2 होता था। अभी क्या है कि उन्होंने कंबाइन कर दिया दोनों पेपर्स आपको ओपन हो जाएंगे और आपके पास 3 आवर्स का टाइम होगा उनको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट इज व्हेन विल द एग्जाम बी कंडक्टेड? अभी नोटिफिकेशन जो है वो आने वाली है, दिसंबर में एग्जाम होगा। आप सब उसके लिए अपनी प्रिपरेशन रख सकते हो। जो भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं दे कैन अपीयर इन दिस अपकमिंग एग्जाम इन दिसंबर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोड ऑफ यूजीसी नेट एग्जाम? सो अभी आप में से काफी स्टूडेंट्स को पता होगा कि जो अभी जून में एग्जाम हुआ था पहले उन्होंने कर दिया पेन एंड पेपर बेस और फिर उसके बाद जब उसको रिकंडक्ट कराना पड़ा कुछ वजह से तो फिर जो एग्जाम हुआ वापस से कंप्यूटर बेस हो गया। तो जो अभी भी जो दिसंबर में एग्जाम होगा तो हम यही मान के चलें कि दिसंबर वाला एग्जाम भी कंप्यूटर बेस्ड ही होगा। नेक्स्ट इज हु विल क्वालिफाई द एग्जाम? जब ये आप एग्जाम में अपेयर होगे तो आपकी कैटेगरी के और आपके सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी और उस मेरिट लिस्ट में आने के लिए क्या है कि आपके जैसे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे तो उनको मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए और जो रिजर्व कैटेगरी के होंगे कैंडिडेट्स उनके लिए 35% है और तभी वो मेरिट लिस्ट का पार्ट बनेंगे। तो अगर जैसे अभी हमने बात की थी कि टोटल मार्क्स जो है पेपर के दे आर 300 तो उस 300 का 40% इज 120। तो आउट ऑफ 300 अगर आप 120 स्कोर कर रहे हो तभी आप जनरल कैटेगरी की मेरिट लिस्ट में आओगे और इसी तरह रिजर्व कैटेगरी की भी होगी मेरिट लिस्ट, आपके सब्जेक्ट की आपकी कैटेगरी की लिस्ट होगी। तो और अभी बात क्या है कि अब वो मेरिट लिस्ट बन गई
अब डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी के, आपके सब्जेक्ट के कितने स्टूडेंट्स पेपर में अपीयर हुए। सपोज़ अगर 1000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए, तो उसका 6% निकालेंगे और वो मेरिट लिस्ट के जो टॉप 6% स्टूडेंट्स हैं, दे विल क्वालिफाई द एग्ज़ाम। तो अगर आप ये एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर लेते हो फॉर नेट, दैट मीन्स कि आपके सब्जेक्ट के, आपकी कैटेगरी के टॉप 6% जो स्टूडेंट्स हैं इंडिया में, आप उनका पार्ट हो। नेक्स्ट इज़ अभी हम इस एग्ज़ाम के लिए जो पेपर 1 है इस एग्ज़ाम में, उसके लिए प्रिपेयर कैसे करें? तो अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया, अगर उसमें कोई भी आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आई विल वेट, नहीं तो हम आगे कंटिन्यू करें। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर पेपर 1। सबसे पहली चीज़ है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिलेबस। कट ऑफ वाला सिस्टम, कट ऑफ है जो टॉप 6% स्टूडेंट्स उन्होंने लेने हैं ना, तो वो जो लास्ट पर्सन होगा उसमें, उसका जो भी स्कोर होगा दैट इज कट ऑफ। एज सच कट ऑफ कोई नहीं है कि इतने परसेंट से ऊपर जाओगे तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया। टॉप 6% में से जो लास्ट स्टूडेंट होगा उसके जो भी मार्क्स होंगे दैट इज द कट ऑफ। So for starting your preparation, first thing you need to do is understand the syllabus। चाहे आप अपने पेपर 2 की बात करो या पेपर 1 की, दोनों के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना चाहिए। पेपर 1 का सिलेबस अभी हम बात करेंगे क्या है। टीचिंग, सबसे पहला टॉपिक जो है दैट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके वो रिलेटेड रहेंगे टीचिंग का मतलब क्या है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। जैसे ये है कि मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। एक क्वेश्चन इन टॉपिक्स पे हमेशा रहेगा और ये टॉपिक को बुक के अंदर ना बड़ा ही अच्छा एक टेबल फॉर्म में गिवन है, बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो मेमोरी लेवल जैसे है कि बस हम चीज़ों को याद कर रहे हैं। और जैसे स्टार्टिंग जो बिगिनिंग के ईयर्स होते हैं, उनमें यही रहता है ना टीचिंग का पर्पस, कि बच्चों को चीज़ें याद करवा दी जाएँ। तो छोटे बच्चों को समझ नहीं आएँगी, ना ही उनको पता चलेगा कि उनको चीज़ों को कैसे रियल लाइफ में यूज़ करना है। तो मेमोरी लेवल इज़ कि आप बस चीज़ों को याद कर रहे हो। अंडरस्टैंडिंग लेवल इज़ कि उनको समझना शुरू कर दिया। एंड रिफ्लेक्टिव लेवल इज़ कि आप अब चीज़ों को अप्लाई कर रहे हो रियल लाइफ सिचुएशंस पे। तो इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन हमेशा रहता है। इसके अलावा है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। तो इस पे भी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे आते हैं। देन आ जाता है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक। ये सारे टॉपिक्स बुक में कवर्ड है और ये जो आप सिलेबस का स्क्रीनशॉट देख रहे हो अभी, ये आपको बुक के बिगिनिंग में भी मिल जाएगा। और ऐसे ही सिलेबस के जो है हर चैप्टर के बिगिनिंग में भी आपको सिलेबस गिवन है। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड रूल्स। सो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स, जैसे कि टीचर्स के तरफ से लर्नर, उनका पार्टिसिपेशन, उनका कैसा सिस्टम है, जो भी इन सब चीज़ों का टीचिंग पे क्या इफेक्ट आता है। सो लर्नर्स का कैसा बैकग्राउंड रहा है, और बाकी उनका अभी इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग चाहते हैं या क्लासरूम बेस्ड लर्निंग चाहते हैं। सो ये सब चीज़ें जो हैं। देन आ जाता है डिफरेंट सपोर्ट मटेरियल्स। तो हम टीचिंग के लिए जो सपोर्ट मटेरियल्स यूज़ करते हैं, जैसे चार्ट्स हो गया, डायग्राम्स हो गया, प्रोजेक्टर्स की यूज़ करते हैं। इन सब चीज़ों को के साथ हम अभी जैसे स्मार्ट क्लासरूम्स बन रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। देन एनटीए का फेवरेट टॉपिक आ जाता है, ये जो मेथड्स गिवन है ऑनलाइन लर्निंग वाले। और इनमें अभी इन बुक में ना आपको कंपैरिजन मिल जाएगा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मेथड्स के बाद। देन इसके अलावा टीचर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड मेथड्स हैं। टीचर सेंटर्ड मेथड है दैट टीचर अपनी जो भी कन्वीनियंस है उसके हिसाब से स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए मेथड्स चूज कर रहा है कि कैसी टीचिंग होनी चाहिए। और बाकी आ जाता है लर्नर सेंटर्ड। तो लर्नर सेंटर्ड में क्या है कि स्टूडेंट्स के हिसाब से चूज करेगा कि स्टूडेंट्स की जो भी उनकी प्रायोरिटीज हैं, प्लस जो स्टूडेंट्स के लिए जो चीजें ईजी हैं उस हिसाब से प्लान करेंगे लर्निंग को। देन आ जाता है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में ट्रेडिशनल में आ जाता है कि हम पहले क्या होता था, सिर्फ चार्ट्स को यूज कर लेते थे, डायग्राम्स बना लेते थे, क्लास में लगाते थे मैप बना के। आप सबको याद होगा, बचपन में आप सबने किया होगा कि ज्योग्राफी की क्लास में ज्यादातर उनका प्रोजेक्ट वर्क ही मिलता था समर वेकेशंस में, कि आपने इंडिया का मैप बना के लेके आना है। तो ऐसी जो चीजें थी वो ट्रेडिशनल में आ जाती थी। अभी क्या है कि मॉडर्न में आ जाएगा, प्रोजेक्टर्स को यूज करते हैं। अभी गेम्स बन गई हैं बच्चों को, जैसे हम चीजें आसानी से पढ़ाने के लिए एक्टिविटी बेस्ड गेम्स बन गई हैं। ये सब चीजें जो है वो आ जाएगी मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम में।
देन आईसीटी बेस्ड कि हम इंटरनेट को कम्युनिकेशन सो हम चीज़ों को कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं बच्चों को चीज़ें आसानी से समझाने के लिए। तो जो चीज़ें हम बचपन में पढ़-पढ़ के याद करते थे, आजकल के बच्चों के लिए वही चीज़ें वीडियोज़ की फॉर्म में अवेलेबल है। वो वीडियो देखेंगे और हर चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। देन आ जाता है इवैल्यूएशन सिस्टम जो टीचिंग की इवैल्यूएशन है। इसमें भी ना ये टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन पे एक क्वेश्चन पक्का रहता है। तो ये ऐसे 3-4 टॉपिक्स हैं जिनमें से आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में से एक-एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। जैसे ये मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव पे एक टॉपिक हो गया ये, इस पे क्वेश्चन रहेगा। देन स्वयं प्रभा, मूक्स इन सब पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे स्वयं का तो डायरेक्टली क्वेश्चन यही बड़ी बार रहा है, स्वयं की फुल फॉर्म क्या है? देन आ जाता है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन इन पे भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रेगुलरली रहते हैं इस टॉपिक पे क्वेश्चंस तो। देन आ जाता है रिसर्च एप्टीट्यूड रिसर्च में आपको मिलेंगे कि रिसर्च का मीनिंग क्या है, बेसिक डिफरेंट डेफिनेशन जिसकी रहती हैं, जिन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन टाइप्स ऑफ रिसर्च इस पे भी आपको बेसिक डिफरेंस क्लियर होना चाहिए आपको हर टाइप का। देन कैरेक्टरिस्टिक एंड पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक ये नया टॉपिक ऐड हुआ है 2-3 साल पहले। तो देन आ जाता है मेथड्स ऑफ रिसर्च। तो मेथड्स ऑफ रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल जैसे कि ये आपको ना थोड़ा क्लियर होना चाहिए कौन सी रिसर्च कौन सी स्टडी फील्ड में यूज होती है। तो जैसे हिस्टोरिकल रिसर्च जो है इसका क्या कॉन्टेक्स्ट रहेगा ये यूज होगी जब आपने कुछ हिस्टोरिकल जो चीजें रही हैं पहले आप उनके ऊपर स्टडी कर रहे हो। और जैसे क्वालिटेटिव आ जाता है एंड क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में आ जाएगा ऐसी चीजें जिनमें आपको न्यूमेरिक रिस्पॉन्सेज नहीं मिल सकते। जैसे कि हम नॉर्मली कोई सर्वे फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पे रहता है ना आर यू सेटिस्फाइड। तो वो 5 ऑप्शंस होती हैं तो वो चीज़ आ जाती है क्वालिटेटिव में। और अगर आप किसी चीज़ को न्यूमेरिक वैल्यू दे रहे हो, जैसे अगर आपसे पूछा जाए, आप कहीं भी किसी कैफ़े पे गए और वहाँ पे अगर आपको पूछा जा रहा है कि अ, जो आपने खाना खाया उसको आप 10 में से कितने रेट करोगे? तो वो न्यूमेरिक वैल्यू जो रहेगी वो आ जाता है क्वांटिटेटिव पे, उसकी रेटिंग जैसे आजकल हम अमेज़न पे देखते हैं 5 आउट ऑफ 5 आप कितने स्टार्स दे रहे हो, जो भी आपने चीज़ परचेज़ की। तो वो 5 जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ रहेंगी उनकी एक एवरेज निकाल के वो अ, उनकी जो रेटिंग है वो आ जाती है। तो वैसे ही अगर क्वांटिटेटिव है न्यूमेरिक रिस्पॉन्सेज़ जिसमें हो। क्वालिटेटिव आ गई कि अगर आप वो दे रहे हो चैट्स में जैसे होता है जब आप कोई भी कस्टमर चैट कर रहे हो कहीं पे भी तो कस्टमर केयर पे तो वहाँ पे आपको बाद में वो आ जाता है आर यू सैटिस्फाइड तो वो चीज़ें क्वालिटेटिव में आ जाती हैं। देन एनटीए का फेवरेट टॉपिक ये टॉपिक यूजीसी का भी फेवरेट था और एनटीए का भी फेवरेट है स्टेप्स ऑफ रिसर्च। तो इसके ये जो टॉपिक है इस पे आपको ना बुक में एक बड़ा अच्छा फ्लो चार्ट मिल जाएगा जिसमें सारे स्टेप्स गिवन है। बड़ा ईज़िली आपको वो याद रहेगा। देन आ जाता है थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग तो इस पे एक क्वेश्चन रहता है कि जो थीसिस के डिफरेंट थीसिस का फॉर्मेट आप सबने शायद थीसिस किया होगा। तो थीसिस में क्या फॉर्मेट है, कौन-सा चैप्टर पहले रहेगा जैसे इंट्रोडक्शन होता है, देन उसके बाद आप थोड़ा-सा लिटरेचर रिव्यू दे रहे हो, फिर आप अपनी जो आपने स्टडी करनी है उसकी आप थोड़ा एक्सप्लेन करते हो चीज़ों को। तो जो चैप्टर्स हैं थीसिस के उनको अरेंज करने के लिए ही क्वेश्चन आ जाता है। इतने ईज़ी क्वेश्चन्स भी कई बारी होते हैं। देन आपको रेफरेंसिंग का जो डिफरेंट स्टाइल्स हैं उन वो भी गिवन है बुक में और आप रिसर्च को कैसे रिसर्च में आईसीटी को कैसे यूज़ करते हो इन पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। देन रिसर्च एथिक्स आ जाता है कि जब आप रिसर्च कर रहे हो तो कौन-सी चीज़ें जो हैं उसमें आप कर सकते हो जैसे कि एथिकली करेक्ट हैं और क्या चीज़ें एथिकली इनकरेक्ट हैं। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग योर पीएचडी यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस चैप्टर तो आपने ये चैप्टर को बड़े अच्छे से पढ़ना है, ये जब आप पीएचडी करोगे तो बहुत काम आएगा वहाँ पे आपके। देन कॉम्प्रिहेंशन ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज गिवन होगा और कुछ क्वेश्चन्स होंगे। जैसे ये जो ना 10 चैप्टर्स हैं, तो टोटल 50 क्वेश्चन्स हैं, हर चैप्टर में से 5 अप्रॉक्सिमेटली 5 क्वेश्चन्स रहते हैं, कई बारी 4 हो जाते हैं, कई बारी 6 हो जाएँगे। ऑन एन एवरेज 5 रहते हैं हर चैप्टर में से। ऐसे ही कॉम्प्रिहेंशन में आपको 5 मिलेंगे क्वेश्चंस तो कई बारी क्या करते हैं थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए 2 पैसेज दे देते हैं। जैसे एक पैसेज है उसपे 2 क्वेश्चंस होंगे और दूसरे पैसेज पे 3 क्वेश्चंस होंगे।
इसको भी सॉल्व करने के लिए बुक में 2 अप्रोचेस गिवन है। फर्स्ट इज़ कि आप पहले पैसेज को रीड करो और फिर क्वेश्चंस को रीड करो और आपको पता होगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर किस लाइन में था। नेक्स्ट अप्रोच इज़ कि आप पहले क्वेश्चंस को देखो और फिर पैसेज को रीड करो। और उसमें आपको फिर मिल जाएगा कि जब आप पैसेज रीड करोगे जब आपने क्वेश्चंस को पहले रीड कर लिया, तो उसके बाद जब पैसेज को रीड करोगे तो आपको ईज़िली पता चलता जाएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर इस जगह पे है। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के जो टॉपिक्स रहते हैं, उनमें आ जाएगा कि आपको क्लियर होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है, कम्युनिकेशन का कौन से मॉडल्स हैं, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है और इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए और जैसे वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए आपको। तो आप में से किसी को पता है कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल एंड नॉन वर्बल। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन की टाइप्स आ जाती हैं उनमें रहते हैं रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, ये चीज़ें भी आ जाती हैं। देन आ जाता है हॉरिज़ॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल। हॉरिज़ॉन्टल हो गया कि आप अपने ही जैसे कोई ऑफिसर्स हैं वो अपने ही रैंक के डिफरेंट ऑफिसर्स के साथ या आप अपने ऑफिस में अपने जो रैंक के लोग हैं उनके साथ जो कम्युनिकेशन करोगे वो हॉरिज़ॉन्टल आ जाता है। वर्टिकल आ जाता है जैसे सुपरवाइज़र से नीचे सबऑर्डिनेट्स के लिए या कोई जैसे या फिर अपर अपसाइड भी हो सकता है या डाउनवर्ड्स भी हो सकता है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड भी होता है वर्टिकल में। देन डायगोनल आ जाता है कि डिफरेंट जैसे डायगोनल्स हॉरिजॉन्टल में आ गया सेम लेवल के, वर्टिकल में डिफरेंट लेवल्स के और डायगोनल में आ जाता है सेम वो जैसे कि कोई सुपरवाइजर है वो दूसरे फील्ड के सबऑर्डिनेट को कुछ अगर कम्युनिकेट कर रहा है। देन इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशंस भी इसमें काफ़ी अच्छा टॉपिक है इसमें। क्लासरूम कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा आपके काम आएगा जब आप कल को टीच करोगे तो। देन नेक्स्ट इज़ बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हम बात करेंगे इसमें ये टॉपिक कवर होता है जैसे कि अब अगर हम बात कर रहे हैं कोई भी कुछ कम्युनिकेट किया कोई मैसेज कन्वे किया अगले बंदे तक पहुंचने तक अगर वो बीच में कुछ भी मिस इंटरप्रेट हो रहा है या ऐसी कुछ चीजें हैं तो कई बारी हो जाता है ना हम कुछ और कह रहे थे बट किसी और पर्सन ने सेकंड पर्सन ने कुछ और उसका मीनिंग निकाला तो ये चीजें क्यों होती हैं ये आ जाता है बैरियर्स में कि जो टर्म हमारे लिए ठीक होगी, उसका मीनिंग कुछ और होगा, वो किसी दूसरे पर्सन के लिए वो जो किसी और कल्चरल बैकग्राउंड का है या कुछ डिफरेंस है हमारी लैंग्वेज में या कुछ कॉन्टेक्स्ट में, तो उनके लिए वो मीनिंग डिफिकल्ट होगा। तो ऐसी चीज़ें क्या रिज़ल्ट करती हैं कि इफेक्टिवली कम्युनिकेशन नहीं होने देती हैं। इसके अलावा मास मीडिया एंड सोसाइटी भी बड़ा अच्छा टॉपिक है इसका। देन आ रहा है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो हाउ मेनी ऑफ यू लाइक रीजनिंग और किस-किस को इससे डर लगता है? डिफिकल्ट लगती है रीजनिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं पेपर में, उनको कंप्लीटली स्किप ही कर देते हैं। वो एक बार कोशिश भी नहीं करेंगे सॉल्व करने के लिए कि अब हमें तो मैथ्स नहीं पसंद था, तो हमें हमसे ये भी नहीं सॉल्व होगा, ये समझ नहीं आता है सीरीज़ और रिलेशनशिप्स वाली ये सारी चीज़ें। तो आप सबको रीजनिंग पसंद है? मुझे लगता नहीं है यहाँ पे किसी को भी पसंद है। अगर आपको डिफ़िकल्ट लगती है तो कोई बात नहीं अभी हम टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद देखना आपको ये सब टॉपिक्स जो है ना वो बड़े आसान लगेंगे। ओके कोई बात नहीं हम आज जो टिप्स एंड ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे उसके बाद देखना आपने जब भी एग्ज़ाम दोगे, कोई भी एग्ज़ाम दोगे आप सबसे पहले रीज़निंग के क्वेश्चंस को ही सॉल्व करोगे। तो रीजनिंग में से जो क्वेश्चंस आते हैं वो सीरीज के रिलेटेड होते हैं जैसे नंबर सीरीज हो गई लेटर सीरीज हो गई देन आ जाते हैं रिलेशनशिप्स वाले आ जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चंस आ जाते हैं देन डायरेक्शन बेस्ड आ जाते हैं जिसमें डायरेक्शंस में गिवन होगा कि एक पर्सन घर से निकला तो 10 किलोमीटर्स गया लेफ्ट टर्न ली अगेन 10 किलोमीटर्स गया अगेन लेफ्ट टर्न ली तो अभी आप बताओ अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं डायरेक्शंस वाले देन आ जाते हैं मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में जिसमें फ्रैक्शंस गिवन होंगी टाइम एंड डिस्टेंस गिवन होगा ये सारे टॉपिक्स रहते हैं इन सब टॉपिक्स की अगर हम बात करें अगर आप इसकी डेली थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हो ना
तो आपको इनसे इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इनको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ अगर करो तो। तो बहुत सारे केसेज़ में ऐसा होता है कि आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा-सा आप एनालाइज़ करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही एक टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग, तो उसमें से जो अभी ये नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, इंडियन लॉजिक का टॉपिक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। एक आ गया ये और एक आ जाता है इसमें सिलॉजिज्म, उस पे क्वेश्चंस बहुत रहते हैं और एक ये है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। तो इसके लिए आपको ना बुक में एक इमेज गिवन है, उसको जब आप याद करोगे, आप चाहे जब प्रैक्टिस करोगे तो वो इमेज को पेपर पे ड्रॉ करके आप अपने स्टडी एरिया में कहीं पेस्ट कर लेना वॉल पे। तो आप उसको अगर उसको एक बारी आप उसको अच्छे से समझ लोगे ना, तो आपके ये क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होंगे, सिर्फ एक इमेज को समझने से। तो ये क्वेश्चंस हर बार पेपर में रहते ही रहते हैं, बहुत ईज़ी होते हैं, बस उसको एक बारी आपने इमेज को वो याद कर लेना। देन इसमें से क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस रहते हैं, वेन डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। देन इंडियन लॉजिक का ये टॉपिक है जो ये अभी लास्ट टाइम इन्होंने जब सिलेबस रिवाइज हुआ था तब ऐड हुआ और उसमें बड़े अच्छे इनके क्वेश्चंस रहते हैं। नेक्स्ट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। सो डेटा इंटरप्रिटेशन को हम अगर देखें तो ये है मैथ्स का कॉम्प्रीहेंशन। तो इसमें आपको डेटा सेट गिवन होगा और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। तो डेटा जो गिवन होगा इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल और अ बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनमें डेटा गिवन हो सकता है और इसके बेसिस पे आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज आईसीटी। सो इसमें से जो क्वेश्चंस रहते हैं कंप्यूटर के रिलेटेड, इंटरनेट के रिलेटेड बेसिक जो टर्म्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिक जो चीजें हैं जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, वेब ब्राउजर्स कौन से होते हैं, वेब ब्राउजर का क्या मीनिंग होता है और सर्च इंजन का डिफरेंस क्या है, सर्च इंजन एंड वेब ब्राउजर में क्या डिफरेंस है। तो बहुत टाइम क्या होता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं सर्च इंजन और ब्राउजर के बीच में। वेब ब्राउजर इज जो हम सर्च इंजन आ गया जिसको हम सर्च करने के लिए यूज करें। तो आप कोई एग्जांपल देना चाहोगे सर्च इंजन की? एनीवन? एनी बेसिक एग्जांपल ऑफ सर्च इंजन? यस, गूगल। एंड वेब ब्राउजर? यस, गूगल, याहू, बिंग। तो ये सब जो है दीज आर दी सर्च इंजन्स। एंड क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ये सब जो है दे आर तो माइक्रोसॉफ्ट एज एंड जैसे गूगल क्रोम हो गया, ये सब चीजें जो हैं दे आर दी वेब ब्राउजर्स। नेक्स्ट हम अगर और इसके इसमें आपको ना वो भी आप अगर एक बुक में टेबल गिवन है उसमें मेमोरी को जो मेमोरी के जो डिफरेंट यूनिट्स होते हैं जैसे केबी, एमबी, जीबी, टीबी, इन सब के बारे में भी एक वो टेबल में गिवन है और वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे ना कंफ्यूजन ये हो जाती है कि नॉर्मली अगर हम लेके चले जैसे 1 MB तो उसमें कितने केबी होंगे। अगर हम मैथमेटिकल वाला लेके चले, मेट्रिक सिस्टम वाला, तो उसमें 1000 ही रहता था। बट कंप्यूटर के केस में क्या होता है कि 1000 नहीं होता, इट इज 1024। तो उसकी वजह से थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को। तो ऐसी बेसिक चीजें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए और इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी गिवन है इस चैप्टर में। आपको वो बेसिक्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। देन ईमेल के अगर हम बात करें तो ईमेल के जो क्वेश्चंस रहते हैं इसमें ना एक जैसे हम ईमेल को सेंड कर रहे हैं तो उसमें आपने देखा होगा जब आप टू एंड फ्रॉम में भर देते हो अपनी डिटेल्स, तो उसके बाद जो टू का फील्ड होता है उसके साथ ही होता है सीसी एंड बीसीसी। तो आपको उनका भी मीनिंग पता होना चाहिए। और बहुत सारे क्वेश्चंस ना इसमें से इस तरीके के आए हैं कि अगर आपने किसी की ईमेल आईडी सीसी में डाली है या तो उसको क्या डिफरेंस रहेगा। और अगर आप बीसीसी में डाल रहे हो, सीसी इज कार्बन कॉपी एंड बीसीसी इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो अगर आप मेल करते टाइम बीसीसी में किसी की भी ईमेल आईडी रखते हो, यस, ईमेल पे क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर आप बीसीसी में किसी की भी ईमेल आईडी रख रहे हो तो उसको उसकी ईमेल आईडी बाकी जिनको आपने मेल किया उनको शो नहीं होगी। जैसे अगर आपने मुझे कोई मेल कर रहे हो और आपने अपने फ्रेंड को उसमें बीसीसी में रख दिया,
आपके फ्रेंड के पास मेल जाएगी बट मुझे शो नहीं होगी कि आपने उस मेल में ये सेम मेल किसी और को भी भेजी है। देन आ जाता है ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इन पे भी क्वेश्चंस रहते हैं और डिजिटल इनिशिएटिव्स पे क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें स्वयं प्रभा ये सब चीजें भी आ जाएंगी और बाकी सारी और भी बहुत सारे टॉपिक्स इसमें आ जाते हैं। देन आईसीटी एंड गवर्नेंस, गवर्नेंस के लिए आईसीटी को कैसे यूज कर रहे हैं ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। इसमें से जो फर्स्ट लाइन में टॉपिक गिवन है मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो इन पे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। इनमें से एक पे हमेशा क्वेश्चन रहेगा। बुक में इनकी लिस्ट गिवन है। देन नेक्स्ट इज जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं जैसे पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, तो इन सब के क्या क्या रीजंस हैं और इनकी क्या क्या इनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये सब चीजों पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि एयर पॉल्यूशन में डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स पे क्वेश्चन रहता है, किस पॉल्यूटेंट से कौन सा डिजीज हो रहा है ये क्वेश्चन भी आ जाता है। देन इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट जो भी हमने डिस्कस किया कि किस पॉल्यूटेंट से कौन सा डिजीज हो रहा है, ये क्वेश्चन भी बहुत बारी आ चुके हैं। देन आ जाता है कि जो नेचुरल लैंड एनर्जी रिसोर्सेज जो है इन पे भी क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें पूछ लेते हैं जैसे कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो इनके जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और जैसे थर्मल प्लांट्स हैं तो कौन सा थर्मल प्लांट किस सिटी में है, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन आ जाता है जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उनके लिए कौन कौन से हैं, उनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। जैसे अभी भी जो साइक्लोन का चल रहा है तो उस पर भी क्वेश्चन नेक्स्ट साइकिल जो होगा दिसंबर में पेपर होगा उस पर आ सकता है कि जो अभी साइक्लोन आया उसने कौन कौन सी स्टेट्स को इफेक्ट किया और उनका उस बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो है वो जो करंट अफेयर्स हैं उन पे भी रहते हैं। देन आ जाता है जो ये डिफरेंट टाइम टू टाइम डिफरेंट कन्वेंशंस होती हैं, समिट्स होती हैं, इन पे जो एग्रीमेंट्स होते हैं इन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। या पुराने जो हो चुके हैं उन पे भी क्वेश्चन रहते हैं कि वो कौन से ईयर में हुआ था, कहाँ हुआ था और उनमें क्या मेन जो इम्पोर्टेंट डिस्कशंस हुए वो क्वेश्चंस भी रहते हैं। देन नेक्स्ट इज हायर एजुकेशन के बारे में। इसमें से ना ये टॉपिक हुआ है ऐड हुए हैं थोड़ा टाइम पहले। इवैल्यूएशन सॉरी जो जो पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम के पहले तो एक तो क्वेश्चंस रहेंगे एंशिएंट इंडिया में कैसे हायर एजुकेशन एंड लर्निंग का सिस्टम था। देन उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम में कैसे इवॉल्व हुआ हायर एजुकेशन, तो टाइम टू टाइम कौन सी कमेटीज बनी, उनकी क्या रिकमेंडेशंस थी, उनका कौन चेयरमैन था, ये सब क्वेश्चन इसमें से रहते हैं। देन वैल्यू एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। देन पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे भी क्वेश्चन रहते हैं। तो ये सब 5 क्वेश्चंस ईच कैरिंग 2 मार्क्स आर टू बी सेट फ्रॉम ईच मॉड्यूल। तो हर चैप्टर में से 5 क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे अभी हमने बात जो अभी आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाए थे सिलेबस के वो बुक की बिगिनिंग में गिवन है। इसके अलावा हर चैप्टर की बिगिनिंग में, जैसे ये चैप्टर 1 की बिगिनिंग है तो इसमें आपको अगेन जो सिलेबस है वो हर चैप्टर की बिगिनिंग में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट इज कि अगर पहले तो आपने सिलेबस को ध्यान से देखा, देन आपने क्या करना है, यू नीड टू सेट अ टारगेट स्कोर। तो जैसे अभी हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में आपने अपना टारगेट लेके चलना है 80+ का। तो 80+ का टारगेट मीन्स दैट कि आप 50 में से 40 क्वेश्चंस को करेक्ट करोगे पेपर में। आपने इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है। बाकी अगर आप ओवरऑल देखो कि आपने कितना दोनों पेपर्स में कंबाइन कितना स्कोर करना है तो उसके लिए आपने अपने जो सब्जेक्ट की आपकी कट ऑफ रहेगी उसके हिसाब से आप अपना टारगेट स्कोर सेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज जब आपने प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है ईशा। तो जब आपने प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है तो आपने जो ये अभी हमने 10 चैप्टर्स को डिस्कस किया उन चैप्टर में से आपने देखना है। आपने उसके लिए क्या करना है, एक पुराना पेपर लेना है कोई भी, जैसे कभी आप जून वाला पेपर भी ले सकते हो या आपको बुक में ना जो उससे पहले वाले पेपर्स हैं वो बुक के अंदर भी मिल जाएंगे। तो उन पेपर्स को, जून वाला पेपर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, बुक के साथ कूपन कोड आएगा उसके साथ आप एक्सेस कर सकते हो जून वाले पेपर्स को ऑनलाइन। एग्जामिनर पे वेबसाइट है उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहां पे आप देख सकते हो। नहीं तो आप जो बुक के अंदर पेपर्स हैं वो भी आप देख सकते हो। तो आपने कोई भी एक पेपर लेना है उसको सॉल्व करना है
और उसको सॉल्व करने के बाद बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन यू नीड टू सॉल्व अ प्रीवियस ईयर पेपर और आपने फिर देखना है कि आपके कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको ईज़ी लग रहे हैं, जो करेक्ट हो रहे हैं। तो वो जो आप कर पा रहे हो सॉल्व, जैसे अगर आपको सपोज़ लगता है कि रिसर्च एप्टीट्यूड आपके लिए ईज़ी है, तो दैट विल बी योर स्ट्रेंथ और अगर डेटा इंटरप्रिटेशन डिफिकल्ट लग रहा है तो दैट विल बी योर वीकनेस। तो आपने ऐसे टॉपिक्स को स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बेसिस पे क्लासिफाई कर लेना है और जो भी आपके स्ट्रेंथ्स रहेंगे उन पे आपने और पहले काम करके उनको और स्ट्रॉन्ग करना है और फिर आपने अपने जो वीक एरियाज हैं उन पे काम करना है बिकॉज यहाँ पे आपने 50 में से 40 क्वेश्चंस को करेक्ट करना है। तो अगर कोई 2 चैप्टर्स आपके लिए डिफिकल्ट रहेंगे भी तो आप उनको या एक चैप्टर कोई होगा डिफिकल्ट होगा तो आप उनको फॉर द टाइम स्किप भी कर सकते हो। बाकी के जो चैप्टर्स हैं उन पे आप ज़्यादा काम करो जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं और फिर अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाओ। किसी को देख के अपनी स्ट्रेटेजी को कॉपी नहीं करना कि उन्होंने ऐसे पढ़ा था तो हम भी ऐसे पढ़े। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। जो उस पर्सन की स्ट्रेटेजी रही है वो उनके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पे बेस्ड होगी। जो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए दैट शुड बी बेस्ड ऑन योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज। नेक्स्ट इज आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करना है। तो उनके जो क्वेश्चंस हैं बुक में आपको हर चैप्टर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। 2004 से लेके 2023 तक के पेपर्स जो हैं वो आपको हर चैप्टर के एंड में वहाँ पे मिलेंगे। प्लस आपको हर चैप्टर में ना एक ये सेक्शन देखने को मिलेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। उसमें आपको ये जो क्वेश्चंस हैं इनका क्या फॉर्मेट रहता है ये इसमें गिवन मिलेगा आपको। जैसे ये टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस जो हैं ये उनके यहाँ एक स्क्रीनशॉट है और इससे आप देख सकते हो कि टीचिंग एप्टीट्यूड में से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर एंड में भी मिलेंगे। जैसे ये दिसंबर 2022 साइकिल का है जो मार्च 2023 में हुआ था पेपर। तो ऐसे चैप्टर्स में हर चैप्टर में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज आपने चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करना है। जब आपने अपने पेपर्स को एक बारी क्वेश्चंस को गो थ्रू किया आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बने चैप्टर एंड में, जब उसके बाद जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको साथ-साथ में पता चलता जाएगा कि कौन-कौन से क्वेश्चंस जो हैं, टॉपिक्स जो हैं वो कौन से हैं ऐसे जो बार-बार पूछ रहे हैं पेपर्स में। नेक्स्ट इज जब आपने चैप्टर को कंप्लीटली रीड किया, रिवाइज किया, आपको लगता है प्रिपेयर हो गया, तो उसके बाद आपने प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हर चैप्टर में आपको ये मिलेंगे और अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं दैट मीन्स कि आपने वो चैप्टर से अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। अभी आपको नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करना चाहिए और अगर आपको लगता है नहीं हो रहा है अभी सॉल्व तो आपने अपनी जो भी चैप्टर था उसको दोबारा रिवाइज करना है और फिर अगेन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना। नेक्स्ट इज रिवीजन। अभी जब हम कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहे थे तो आपको बताया था ना मैंने कि ये बुक में 2 अप्रोचेस गिवन है कि आप बॉटम अप अप्रोच है, आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ोगे और उसके बाद पैसेज को पढ़ोगे। तो इसका बेनिफिट ये रहता है कि जब आप पहले क्वेश्चंस को देखोगे ना और फिर पैसेज पे जाओगे तो आपको लाइन्स साथ-साथ में ना पता चलती जाएगी ये आंसर यहाँ पे है। सेकंड अप्रोच होती है कि आपने पहले पैसेज को देखा और वापस क्वेश्चंस को देख रहे हो। ईज़ी आपको जो भी अप्रोच सूट करे आपने उस अप्रोच के साथ सॉल्व करना है। तो अभी हम बात करें अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे दैट इज़ कि अभी जब आपने अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज़ किया उसके बाद आपने रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको अपने जो भी आप मंडे टू सैटरडे रीड कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो उसको संडे को रिवाइज़ करो और जो भी आपने एक मंथ में कवर किया उस पूरे के एक मंथली रिवीजन भी रखो। सो वीकली एंड मंथली रिवीजन्स जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर चीज़ों को रिवाइज़ करोगे तो पेपर में याद आएँगी, अगर नहीं रिवाइज़ किया तो पेपर में बैठ के ना लगेगा जैसे काफ़ी टाइम हमें लगता है कि हमने ये पढ़ा तो था पर याद नहीं आ रहा है। तो याद ना आने की रीज़न यही है कि हम रिवाइज़ नहीं करते हैं अच्छे से। नेक्स्ट इज़ you need to stay focused in this today's world full of distractions। so बहुत सारी distractions हैं और बट आपको फोकस्ड रह के प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब जब आप अच्छे से फोकस्ड रह के डिटर्मिनेशन के साथ डिसिप्लिन के साथ प्रिपेयर करोगे तो आप जरूर क्वालिफाई करोगे। चाहे कोई भी एग्जाम हो हर एग्जाम के लिए यही है। आप अपनी लाइफ में भी सक्सीड करोगे अगर आप फोकस्ड रहते हो तो।
नेक्स्ट इज़ कि इस पेपर में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, जिनके लिए अगर आप शॉर्टकट ट्रिक्स को फ़ॉलो करते हो, तो आप उन क्वेश्चंस को विदिन द टाइम ईज़िली सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस भी अगर आप पुराने वही लॉन्ग मेथड्स के साथ करते जाओ, जो हमने स्कूल में कवर किए थे, तो उनके साथ आप चाहे 15 मिनट ही एक क्वेश्चन को लगा दो, बट अगर आपने शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ उनको करोगे सॉल्व, तो बहुत जल्दी आप कर पाओगे। ये कुछ ना स्क्रीनशॉट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के लिए जो टिप्स एंड ट्रिक्स गिवन है, गोल्डन टिप्स हैं, काफ़ी और चीज़ें हैं जो बुक में गिवन है। इन सबको अगर आप एक बारी रिवाइज कर लेते हो, तो आपके लिए रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत ही ईज़ी हो जाएगा। कभी भी आप उन क्वेश्चंस को किसी भी एग्ज़ाम में हो, आप कभी भी इनको स्किप नहीं करो। नेक्स्ट इज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बिकॉज़ आपके पास 3 आवर्स हैं जिनमें आपने 300 क्वेश्चन 250, जिसमें आपने 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 100 क्वेश्चंस पेपर 2 के और 50 क्वेश्चंस पेपर 1 के। तो 3 आवर्स में 150 क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज़ इस बुक के साथ आपको एक मेजर बेनिफिट जो मिलता है, दैट इज़ कि आपको मॉक टेस्ट फ्री मिलते हैं। 11 फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो आपको एग्ज़ामिनर वेबसाइट है बुक के साथ, आपको उसमें सारी डिटेल्स गिवन है, आपने कैसे इनको एक्सेस करना है। तो एग्ज़ामिनर पोर्टल पे जाके आपने मॉक टेस्ट 11 फ्री अवेलेबल हैं, आप उनको प्रैक्टिस, जब आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाए, तब आपने ये मॉक टेस्ट जो है इनको सॉल्व करना है और प्रिपेयर करना है इनसे, ताकि आपकी ऑनलाइन एग्जाम के लिए प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट इज यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। अगर आप सोच के चलोगे कि आप कर सकते हो, तो आप ज़रूर क्वालिफाई करोगे एग्जाम। तो अभी तक अगर कोई डाउट है तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे फ्रॉम रीजनिंग। एनी डाउट? यस। तो टॉप 6% जो है, दैट इज जो आपके टॉप 6% इज फॉर यूजीसी नेट। जेआरएफ के लिए उस टॉप 6% के अंदर से और एक वो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्लॉट्स, वो जेआरएफ के लिए अलग से 6% के बीच से चूज करते हैं। इसीलिए जेआरएफ की कट ऑफ जो है वो हायर होती है देन यूजीसी नेट। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे रीजनिंग के लिए। सो रीजनिंग के जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, और अभी देखना आपके लिए रीजनिंग कितना इजी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो डिफरेंट टॉपिक्स रहते हैं, ये आपको इसके जो टॉपिक्स रहते हैं रीजनिंग के, उनमें है कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस रहेंगे, और नंबर सीरीज होती है। कोडिंग डिकोडिंग में आपको ना कोड्स गिवन होंगे, जैसे डिफरेंट अल्फाबेट्स के लिए। ये जो है क्वेश्चन, इसमें वर्ड्स के जैसे लाइंस के लिए गिवन है, नहीं तो क्या होता है कि वर्ड के लिए, जैसे रीजनिंग का कोई कोड बना दिया होगा और आपको कोई और वर्ड गिवन होगा, जैसे यहाँ पे मदर का कोड गिवन है और आपने पार्टनर का कोड बनाना है, तो आपने पहले समझना है मदर का कोड ये कैसे बना, और उसी हिसाब से फिर आपने पार्टनर का कोड बना देना है। देन आ जाता है नंबर सीरीज, ऐसे करके सीरीज गिवन होगी और उनको आपने ज्वाइन चेक करना है कैसे ये नेक्स्ट नंबर बन रहा है। पैटर्न को एक बार ही समझना है और फिर नेक्स्ट नंबर जो होगा उसको आपने बताना है कि क्या रहेगा। और अभी आप सबके लिए एक मेजर बेनिफिट है यहाँ पे, जब ये हमारा सेशन आज का खत्म होगा, उसके बाद आपको एक ना हम लिंक देंगे, उसमें एक क्विज है। उस क्विज को सॉल्व करने का, जब आप उनको आंसर्स को आप करोगे, क्विज को सॉल्व करोगे, तो उसके जो विनर्स रहेंगे टॉप 2, उनको जो ये बुक है हमारी, 2 स्टूडेंट्स को ये बुक फ्री मिलेगी। दे विल बी आप सब ने अभी वेट करनी है। इस क्लास के बाद एक क्विज होगा, क्विज के पार्टिसिपेंट्स में से जो भी विनर रहेंगे उनको फ्री बुक मिलेगी। तो ऐसे नंबर सीरीज जो है, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। इनके क्वेश्चंस 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आपने देखना है नेक्स्ट नंबर क्या होगा और या फिर रॉन्ग टर्म्स क्या हो रही है इसमें। तो ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं रीजनिंग के जिन पे क्वेश्चंस रहते हैं। ऐसे ही अल्फाबेट सीरीज आ जाता है, देन ब्लड रिलेशंस आ जाता है, अरेंजमेंट के सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, देन रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज के क्वेश्चंस होते हैं।
तो अभी हम बात करेंगे कैसे इनको ईज़िली सॉल्व करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज़ की। सीरीज़ के जो क्वेश्चन्स अभी हमने बात की कि या तो नेक्स्ट टर्म आइडेंटिफ़ाई करनी होगी, जैसे इन 2 क्वेश्चन्स में है नेक्स्ट टर्म क्या रहेगी या फिर होता है रॉन्ग टर्म क्या है। और सीरीज़ में नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़, मिक्स्ड सीरीज़ नंबर्स पे अगर बेस नंबर्स वाली सीरीज़ है तो नंबर सीरीज़ हो गया, या फिर अल्फ़ाबेट्स वाली होती है, या नंबर और अल्फ़ाबेट को मिक्स करके दोनों की सीरीज़ होती है, या फिर कंटीन्यूअस सीरीज़ होती है, वो भी हम अभी देखेंगे। नंबर सीरीज़ के लिए एक आपने ना जब भी आपके पास नंबर सीरीज़ आए कोई भी, तो ये थोड़ा रीडेबल है या थोड़ा ज़ूम कर दूँ? तो अगर जब भी आपके पास कोई भी नंबर सीरीज़ हो, जैसे कि ये सीरीज़ गिवन है, इसमें नंबर्स हैं 5, 10, 15 एंड 20। तो अगर आपने इस सीरीज़ को देखना है, ऐसी सीरीज़ जो जिनमें इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे 5 से 10 हुआ, 10 से 15 हो गया, देन 20 हो गया। अगर तो इंक्रीज़ है, तो इंक्रीज़ 2 ही केसेस में होगा, या तो कुछ ऐड करते जा रहे हैं या फिर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपने क्या देखना है, अगर तो स्लो इंक्रीज़ है, तो इट विल बी अ केस ऑफ एडिशन। तो अगर तो इंक्रीज स्लो है देन इट विल बी अ केस ऑफ एडिशन। अगर इंक्रीज फास्ट है तो आपने मल्टीप्लाई का चेक करना है, कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म बन सकती है। जैसे कि ये 2 क्वेश्चंस हैं आपकी स्क्रीन पे अभी, 5, 10, 15, 20। ये स्लो इंक्रीज है, तो आपने इसमें देखना है ऐड क्या करते जा रहे हैं। 25, 50, 150, 300, 900, 1800। तो इस केस में एडिशन फास्ट है, तो दैट मीन सॉरी, जो इंक्रीज है वो फास्ट है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि कौन से नंबर को मल्टीप्लाई किया होगा कि ये नेक्स्ट नंबर बनता जा रहा है। जैसे 25 इंटू 2 इज 50, 50 इंटू 3 इज 150, 150 इंटू 2 इज 300। आपने ये चेक करना है। सेम ऐसे ही अगर तो नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, जैसे 24, 20, 16, 12, ये डिक्रीज हो रहा है। अगर स्लो डिक्रीज है तो सब्ट्रैक्शन, और अगर फास्ट डिक्रीज है तो इट विल बी अ केस ऑफ डिवीजन। 2500, 500, 120, तो ये फास्ट डिक्रीज है, यहाँ पे डिवीजन होगी और डिवाइड करते जा रहे हैं। अगर स्लो डिक्रीज है तो सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो ये कुछ और एग्जांपल्स हैं जो बुक में गिवन है। इसके अलावा जो सीरीज़ रहती है, कई बारी क्या होता है, जो सीरीज़ होंगी ना वो मिक्स्ड होंगी। जैसे कि ये गिवन है यहाँ पे, तो एक बारी इंक्रीज़ हुआ, देन डिक्रीज़, इंक्रीज़, डिक्रीज़, इंक्रीज़, डिक्रीज़ चल रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि 2 सीरीज़ मिक्स होती हैं, तो आपने क्या करना है, जैसे अभी ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा है 10 प्लस 2। तो ऐसे केस में अगर इंक्रीज डिक्रीज मिक्स है तो आपने क्या करना है, 10 यहाँ लिखा, 12 यहाँ लिख दिया, नेक्स्ट नंबर, फिर नेक्स्ट नंबर यहाँ लिखा, नेक्स्ट नीचे। फिर ऐसे देखोगे आप, एक जो है नीचे अलग नंबर सीरीज बन रही होगी, ऊपर अलग सीरीज बन रही होगी। अगर इंक्रीज डिक्रीज दोनों हैं तो आपको ये चेक करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप 1 टू 20 जो नंबर्स हैं इनके स्क्वायर्स एंड क्यूब्स को याद कर लोगे तो भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे कि अगर ये सीरीज में गिवन है 1, 4, 9, 16, 25, तो इस केस में मुझे, अगर तो मुझे स्क्वायर्स याद हैं तो इन नंबर्स को देख के हम ये बोल सकते हैं कि ये तो सारे नंबर्स ऐसे हैं जो स्क्वायर्स हैं। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। तो ऐसे केस में आपको एडिशन या मल्टीप्लिकेशन कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने डायरेक्टली इन नंबर्स को आप आइडेंटिफ़ाई कर पाओगे कि ये तो स्क्वायर्स हैं या ये तो क्यूब्स हैं। तो ईज़ी हो जाता है फिर। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग की, तो कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो ज़्यादातर होते हैं जहाँ तो लेटर्स होंगे, अल्फ़ाबेट्स होंगे या नंबर्स होंगे, कोड्स गिवन होंगे। नंबर्स कोड्स जो है वो लेटर्स के कोड लेटर्स में ही होंगे, या लेटर्स के कोड नंबर में हो सकते हैं, या फिर सिंबल्स हो सकते हैं कोडिंग के लिए यूज़ किए हुए, या इन सब का मिक्स हो सकता है। या फिर एक चीज़ होती है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग और एक होता है डिसिफरिंग मैसेजेस। एक मैसेज का कोड गिवन होगा और उसमें से आपने डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स का क्या कोड है वो देखना है। तो इसके लिए अगर आपने इसको ईज़ी करना है तो आपको 1 टू 26 जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ए टू ज़ेड, उन सब की आपको पोज़ीशंस याद होनी चाहिए।
आपके लिए फिर कोडिंग डिकोडिंग बहुत ईज़ी हो जाएगा अगर आपने इनकी पोज़ीशंस को याद कर लिया। सो सबसे पहले आपने क्या करना है पोज़ीशंस को मैंने ना बहुत बार ही देखा है बच्चे क्या करते हैं कि जब पेपर मिला वो ए टू ज़ेड लिखेंगे और फिर 1 टू 26 नंबर लिखेंगे। तो उसका भी हम आपका टाइम बचा देंगे। आपने क्या करना है आपने सिर्फ़ ये लिखना है EJOTY जो ये गिवन है। अगर आप इन नंबर्स को देखो EJOTY ये 5 अल्फ़ाबेट्स आपने याद कर लिए, इनकी पोज़ीशंस देखो 5, 10, 15, 20 एंड 25। अगर आपने इन 5 अल्फ़ाबेट्स को याद कर लिया इजोटी, तो पहले ज्योति थी, अभी आजकल ऑनलाइन का ज़माना है तो इट इज़ ई-जोटी, EJOTY। तो इनकी पोज़ीशंस आपको अभी याद हो गई यहाँ से और अब आप इनकी जो बाकी के अल्फ़ाबेट्स हैं, उनकी पोज़ीशंस इसी में से ही देख सकते हो। जैसे अगर आपने देखना है, एल की पोज़ीशन क्या होगी? तो JKL, J इज़ 10, 10, 11, 12 तो एल की पोज़ीशन हो गई 12। तो ऐसे ही आप कोई भी अल्फ़ाबेट हो, आप उसकी फिर पोज़ीशन देख सकते हो इन्हीं में से। आपको सारे अल्फ़ाबेट्स की पोज़ीशन लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी अगर इसी चीज़ को यूज़ करते हुए कैन एनीवन ऑफ यू टेल द पोज़ीशन ऑफ कौन-सी पूछनी चाहिए? कैन एनीवन टेल द पोज़ीशन ऑफ एस? हरी अप। सो पोज़ीशन ऑफ एस तो आप इसी को यूज़ करके कर सकते हो, पोज़ीशंस कोई भी देख सकते हो। आप ये आ गई पोज़ीशंस जो डायरेक्ट ऑर्डर पोज़ीशन है। डायरेक्ट ऑर्डर पोज़ीशन के केस में हम क्या करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे ए और 26 पे जा रहे हैं। ये जो है A1, B2, C3 तो ये सब जो पोज़ीशंस हैं, जो अभी ये नीचे लिखी हुई है, ये पोज़ीशंस है डायरेक्ट ऑर्डर। ऐसे ही कई बारी क्या होता है कोड बनाने के लिए रिवर्स ऑर्डर पोज़ीशन आ जाएगा A is 26, B is 25, C is 24 तो इन पोज़ीशंस को हम बोलते हैं रिवर्स ऑर्डर पोज़ीशंस। हमने रिवर्स ऑर्डर में नंबरिंग की। अभी अगर आप इसको देखो ए की जो डायरेक्ट और रिवर्स ऑर्डर पोजीशन है, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा 26 एंड 1 26 एंड 1 विल बी it will be 27 then again for B's position it will be 25 and 2 again it is 27 C की positions को देखें 24 and 3 again it is 27 so direct order positions आपने देख लिए इजोटी से और बाकी जो रिवर्स ऑर्डर पोजीशंस हैं अगर हम उसके लिए ये देखें अगर सबकी पोजीशंस को ऐड करके 27 ही बन रहा है हर बार तो हम इसको इजीली कर सकते हैं direct order position and reverse order position equals to 27 the reverse order position is equal to 27 minus direct order position तो किसी भी अल्फाबेट की आपको रिवर्स ऑर्डर पोजीशन चाहिए तो आपने क्या करना है चेक करने के लिए 27 माइनस डायरेक्ट ऑर्डर पोजीशन जैसे कि अभी हम आपकी स्क्रीन पे है n तो n की पोजीशन है 14 डायरेक्ट ऑर्डर पोजीशन इज 14 तो n की रिवर्स ऑर्डर पोजीशन क्या हो जाएगी फिर 27 minus 14 सो n की पोजीशन हो गई 13 आप किसी भी अल्फाबेट की रिवर्स ऑर्डर पोजीशन ऐसे चेक कर सकते हो नेक्स्ट आ जाता है कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो रहती हैं कोडिंग डिकोडिंग करते टाइम जो हम सबसे हो जाती हैं वो क्या है कि हम एक सबसे पहली चीज जो है करेक्ट ऑर्डर ऑर्डर एंड पोजीशंस हमें नहीं याद अगर होती हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई लिखते टाइम या कुछ भी तो वो गड़बड़ जो है वो आपको गलत आंसर देके जाएगी तो आपके लॉस ऑफ मार्क्स होगा देन आ जाता है कि प्रैक्टिस नहीं की अगर जो ये जो टॉपिक्स है ना रीजनिंग के इनमें आपको प्रैक्टिस डेली की चाहिए आप ऐसे कर सकते हो कि जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो आप डेली एक ना एक टॉपिक जो है ना उसकी प्रैक्टिस करो तो आपको इजीली पेपर तक आपकी अच्छे से रीजनिंग प्रिपेयर हो जाएगी और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपका हर एग्जाम में काम आएगा सो अगर देन आ जाता है स्पेंडिंग टू मच टाइम तो कई बारी क्या होता है कि
कुछ क्वेश्चन अटक जाते हैं, हम किसी क्वेश्चन पे अटक गए और उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है हम बहुत ज़्यादा टाइम उस पे लगा देते हैं। अगर ऐसा कुछ भी है, कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है आपके पास एग्ज़ाम में, आप उसको फॉर द टाइम स्किप कर दो। पहले आपने वही क्वेश्चन्स को करना है जो जिनके लिए आप कॉन्फिडेंट हो, जिनके आंसर्स आपको ईज़िली पता है। जो भी क्वेश्चन्स हैं जो टाइम कंज्यूमिंग लग रहे हैं, उन सबको एंड में करो। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ना आप देखो ये अप्रॉक्सिमेटली 1 मिनट ही होता है आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप उससे ज़्यादा टाइम लगा रहे हो दैट मीन्स कि आप अपना पेपर फिर कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आप किसी और क्वेश्चन का टाइम उस क्वेश्चन को दे रहे हो। देन आ जाता है कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो कहते हैं इनको पूरा सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है, ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा-सा क्वेश्चन्स को ना कोड को एनालाइज़ किया कि क्या हो सकता है और आंसर देख लिया। बट ऐसे केस में भी आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी आ सकती है, गलत आंसर भी ऐसे टिक कर सकते हो। तो आपने क्वेश्चन को जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप इतने अच्छे से प्रैक्टिस करो कि आप उसको अच्छे से सॉल्व करके देखो कि आपके पास फिर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एनालिसिस कैसे करनी है, ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है, ये चीज़ें भी आपको प्रैक्टिस के टाइम पे आपने इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि आप एनालाइज़ भी कर सको अच्छे से। नेक्स्ट इज़ इम्प्रॉपर नॉलेज ऑफ ट्रिक्स। तो अगर आपने ट्रिक्स को यूज़ करते टाइम भी कोई गड़बड़ कर दी, कोई फ़ॉर्मूले में कोई गड़बड़ हो गई या कुछ भी, तो वो भी फिर गलत आंसर ही हो जाएगा आपका। तो ऐसी चीज़ों को आपने अवॉइड करना है ये और फिर आप अच्छे से क्वेश्चंस को ठीक तरह से सॉल्व कर पाओगे। अभी ये कुछ ना बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या होता है कि सेम कोड जैसे अभी हम ये देखें टेक का कोड गिवन है KAET मेड का कोड गिवन है IADM। अगर आप इन चीज़ों को देखो जो अल्फ़ाबेट्स टेक में थे, सेम अल्फ़ाबेट्स कोड में हैं, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपने कभी भी इनकी पोज़ीशंस को देखना है, क्या अरेंजमेंट होगा, ये चीज़ें कुछ नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन में जिसका अल्फ़ाबेट्स वर्ड में गिवन वर्ड एंड गिवन कोड में सेम अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ऐसे केस में आपने क्या करना है सिंपली 1, 2, 3, 4 नंबरिंग की जितने भी नंबर अल्फ़ाबेट्स हैं तो और उनको जैसे यहाँ पे देखा टी की पोजीशन टी के नंबर आया 1 टी के साथ लिख दिया 1 ए का है 2 ए के साथ 2 के इज 3 के 3 E4 ये नंबर लिखते हैं। सो 1 2 3 4 जो अल्फाबेट्स थे उनकी पोजीशंस को कैसे रीअरेंज किया 3 2 4 1 तो सेम आपने ऐसे इधर भी देखा, इधर भी यही चीज़ हुआ 3241 3241 तो फिर आपने क्या करना है कोड का कोड बनाने के लिए आपने भी यहाँ पे इन अल्फाबेट्स को 3241 में लिख दिया। सो कॉमन जो पैटर्न्स हैं, जो रीअरेंजमेंट में यूज़ होते हैं, वो ये सब है जो बुक में आपको गिवन है। 6 अल्फाबेट्स के लिए क्या पैटर्न हो सकते हैं वो गिवन है और 5 अल्फाबेट्स हैं तो उनके लिए जभी भी आपके पास ऑड नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हों तो हमेशा आपने मिडल अल्फाबेट जो है ना उसको देखना है कि वो सेम है और बाकी उसके हिसाब से फिर देख लेना है कि हाँ वो रीअरेंज हुआ है। और मिडल अल्फाबेट को जब आपने देखा जैसे कि आप ये देखो 1 2 3 4 5 तो मिडल अल्फाबेट हमेशा अपनी जगह पे है और बाकी के जो है ना आपने उनको चेक कर लेना है 1 2 और ये 1 2 ऐसे ही था, ये 2 1 हो गया, ये 1 2 यहाँ चला गया, ऐसे करके रीअरेंजमेंट आपने चेक कर लेनी है। इसके अलावा जो कोडिंग डिकोडिंग में से यूज़ होता है दैट इज़ कोडिंग यूजिंग ऑपोजिट्स। तो ऑपोजिट्स को भी आप ऐसे यूज़ ऑपोजिट अल्फाबेट्स हैं जिनकी जैसे ए की डायरेक्ट ऑर्डर पोज़ीशन 1 है और ज़ेड की रिवर्स ऑर्डर पोज़ीशन 1 है बिकॉज़ हम ज़ेड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनको भी आप याद कर सकते हो पेयर्स बना के जैसे AZBY CX तो इनके लिए आप कुछ जैसे हम कोड्स बनाते हैं ना जैसे CX को BY तो हो गया बाय EZ को आज कर सकते हो CX हो गया क्रक्स तो DW इज ड्यू EV हो गया जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होते हैं और देन आ जाता है जैसे GT है तो GT फॉर GT रोड और GTA वॉइस सिटी कुछ भी आप देख सकते हो देन आ जाता है जैसे IR है तो इट इज इंडियन रेलवे तो ऐसी चीजें आप बना के यूज कर सकते हो इन कोड्स को याद करने के लिए और ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जैसे ये गिवन है। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे अभी हमने बात की थी सब्स्टिट्यूशन कोडिंग तो सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं जैसे रीनेम कर देते हैं चीज़ों को जैसे अर्थ इज रिटन एज एयर
एयर इज रिटन एज वाटर, वाटर इज रिटन इन स्काई। तो इसका मतलब क्या है, इन सब चीजों का नाम अदला बदली कर दिया। अर्थ का नाम कर दिया एयर, एयर का नाम कर दिया वाटर, वाटर का नाम कर दिया स्काई। तो अगर ये सब चीजें अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे में देन व्हाट वुड यू ड्रिंक, तो आप ड्रिंक क्या करोगे? नॉर्मली इट इज वाटर, बट वाटर हियर इज रिटन एज स्काई। So water is written in sky. So what will you drink? You will drink sky. तो ऐसे ही क्वेश्चंस रहते हैं डेसिफरिंग मैसेजेस में। जैसे ये मैसेज गिवन है, इट इज रेनिंग, तो इसको सीक्रेटली उन्होंने कोड कर दिया पिट निट गेट, रेनिंग हैवीली पिट ना। तो इसका आपने एनालिसिस करनी है। ऐसे केस में क्या करते हैं, जैसे ये रेनिंग है, तो ये इधर रेनिंग है, इधर भी रेनिंग है, तो दोनों में रिपीट हो रहा है रेनिंग। तो इसको सर्कल बनाया 1, और इधर आपने क्या कर देना, सर्कल बनाया सेम जो कोड में चीज रिपीट हो रही है उस पे भी 1, तो रेनिंग का कोड आ गया फिट। ऐसे आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज ब्लड रिलेशंस के लिए डिफरेंट चीजें जो हैं वो गिवन होंगी इसमें। जैसे ब्लड रिलेशन में ये कॉमन एक आपको ना मिल जाएगा रिलेशनशिप चार्ट, 3 जनरेशन अबव कौन से रिलेशन हैं, 2 जनरेशन अबव कौन से रिलेशन है, ये चीजें गिवन होंगी। तो और इसके अलावा अभी हम थोड़ा वाइंड अप करना शुरू करेंगे और थोड़ी कुछ डिस्कशन हम डेटा इंटरप्रिटेशन के भी कर लेंगे। कॉमन मिस्टेक्स जो इसमें रहती हैं, जैसे कि हम फैमिली ट्री को ड्रॉ नहीं करते हैं, हम क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा क्या हो जाता है कि क्वेश्चन को सिंगल रीड के साथ ही एक बार ही बस रीड किया और उसको हम सोचने लगते हैं कि आंसर क्या होगा। प्रॉपरली रीड करना, उसको इन क्वेश्चंस में अपने जल्दी नहीं मचानी है, बट प्रैक्टिस करके जाना है कि आप इजीली कर पाओ। अभी एक हम वे देखेंगे, एक अप्रोच देखेंगे जिससे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। इंपॉर्टेंट ब्लड रिलेशंस जो हैं उनका एक लिस्ट भी बड़ी अच्छी गिवन है बुक में। आप ये देखो कि जब आपने रिलेशन ये क्वेश्चन है एक, सो ये एग्जाम्स में आ चुका है क्वेश्चन। तो पॉइंटिंग टू अ मैन सुरेखा सेड ही इज ब्रदर ऑफ मदर ऑफ माय फादर्स सन। तो इसको अगर आप देखो, हाउ इज, आपने क्वेश्चन देखना है हाउ इज मैन रिलेटेड टू सुरेखा। ऐसे क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ब्लड रिलेशन के, इनको जब भी आपने सॉल्व करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक तो जो स्टेटमेंट वाला पोर्शन गिवन है इसको आपने चेंज करना है। जैसे जो सुरेखा बात कर रही थी वो कर रही है किसी मैन के बारे में, तो ही की जगह पे आ जाएगा मैन। अगर तो कोई पर्सन का नाम गिवन है, आपने यहाँ पे नाम लिख लेना है। तो मैन इज ब्रदर ऑफ मदर ऑफ हर फादर्स सन, तो दैट विल बी सुरेखाज फादर्स सन। अब ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि स्टेटमेंट को इस पे ब्रेक किया और जो 2 पोर्शन बन गए, एक आ गया मैन और एक आ गया सुरेखाज फादर्स सन। तो इसको भी हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आप देखना आपने कोई रिलेशनशिप चार्ट नहीं ड्रॉ किया, कुछ नहीं किया, और ऐसे ही आप इसको सॉल्व कर पाओगे। सुरेखाज फादर्स सन कौन होगा? सुरेखाज फादर्स सन विल बी सुरेखाज ब्रदर। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करते जाना है। तो सुरेखाज ब्रदर, तो इस स्टेटमेंट में जो था मदर ऑफ सुरेखाज फादर्स सन, इसको चेंज कर देंगे मदर ऑफ सुरेखाज ब्रदर। So mother of Surekha's brother will be Surekha's mother also। और अब इसको हमने शॉर्ट किया ब्रदर ऑफ मदर ऑफ सुरेखा's ब्रदर, तो उसको वो चेंज करके क्या आ जाएगा, ब्रदर ऑफ सुरेखा's मदर। वो कौन होगा? सुरेखा's मैटरनल अंकल। तो अब ऐसे ही अगर आप इन क्वेश्चंस को ब्रेक करोगे और 1 बाय 1 रिलेशंस को सिंप्लीफाई करते जाओ और सॉल्व करोगे, तो फिर आप इनको इजीली सॉल्व कर पाओगे। आपको रिलेशनशिप चार्ट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से ही हमें क्या मिल गया, मैन इज, इसको हम कंबाइन करें तो मैन इज सुरेखा's मैटरनल अंकल। तो ऐसे आप जो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस रहेंगे इनको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा अगर रिलेशनशिप चार्ट ड्रॉ करने की जरूरत पड़ती है तो आपने कैसे करना है, एक तो आपने जनरेशन के हिसाब से करना है, दूसरा जो भी मेल एंड फीमेल मेंबर्स हैं उनको डिफरेंशिएट करते जाना है। नेक्स्ट इज कि आपने जो चार्ट ड्रॉ करना है तो एरो जो है इट शुड पॉइंट टुवर्ड्स द करेक्ट पर्सन। जैसे यहाँ पे है ए इज मदर ऑफ बी, अगर ए मदर है बी की तो आपने इसको एरो जो होगा इट शुड बी टुवर्ड्स ए, ए इज मदर। अगर आप ऐसे ड्रॉ कर लोगे तो आपका आंसर जो है ना, जब आपने फाइनली देखना है तो गलत हो सकता है, गलती लग सकती है उसमें।
जैसे अगर सिस्टर्स हैं तो ए और बी दोनों सिस्टर्स हैं तो दोनों की तरफ एरो को पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट इज़ ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं डायरेक्शन सेंस के जो शॉर्टकट्स गिवन है उसमें कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं जिनको आपने अवॉइड करना है वो गिवन है। कौन से रूल्स को आप यूज़ कर सकते हो। इन क्वेश्चंस में कई बारी गिवन होता है क्लॉकवाइज़ मूवमेंट ली है या एंटी क्लॉकवाइज़ ली है। तो क्लॉकवाइज़ टर्न जो होती है दैट इज़ राइट टर्न। जैसे ये क्लॉकवाइज़ जाएगी तो ये राइट टर्न होगा, एंटी क्लॉकवाइज़ जाएगी तो लेफ्ट टर्न होगा। उसमें कई बारी ये गिवन होता है। देन शैडो वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं वो भी बुक में कवर्ड हैं बड़ी अच्छी डायग्राम्स के साथ। देन सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस रहते हैं इसमें लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट रहता है या सर्कुलर होता है वो भी आप देख सकते हो। इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको गिवन होगा ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो सी की लेफ्ट साइड पे सेकंड पोजीशन पे ए है जैसे यहाँ पे गिवन है। तो आपने उनको ना ड्रॉ जैसे जैसे बुक में इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होती है आपने ड्रॉ करते जाना है कि किस तरह किस अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं सब। जैसे यहाँ पे है ए एंड ई आर सिटिंग ऑन एक्सट्रीम एंड्स। तो अगर ऐसा कुछ गिवन है तो आपने 5 पोजीशंस जैसे पहले बनाई और ए एंड ई को एक्सट्रीम एंड्स पे रख दिया। बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी उसके बेसिस पे बाकी को भी आपने इसमें प्लॉट करते जाना है। देन आ जाते हैं क्लॉक के क्वेश्चंस रहते हैं। इसके लिए भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स गिवन है और कुछ ये ना वन लाइनर्स गिवन होते हैं ट्रिक्स के। इनको इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं जैसे कि 12 आवर्स की ड्यूरेशन में मिनट हैंड एंड जो आवर हैंड है वो कितने टाइम कोइंसाइड करेंगे। मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड जो है वो कितने टाइम करेगा या मिनट हैंड एंड जो है 24 आवर्स में कितनी बार कोइंसाइड करते हैं, 12 आवर्स में कितनी बार कोइंसाइड करते हैं, ये चीजों पे क्वेश्चन आ जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, एक बार इसको आपने याद कर लिया डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देन आ जाता है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। इसमें जो टॉपिक्स कवर्ड रहते हैं वो स्पीड डिस्टेंस टाइम है, अरिथमेटिक मीन है। ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमने स्कूल्स में कवर किए हुए हैं। टाइम एंड वर्क का एक नया टॉपिक है, ये ना पिछले कुछ पेपर्स में ये टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस भी आने शुरू हो गए। देन लॉजिकल रीजनिंग में भी आपको बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मिल जाएंगी, ऐसे चार्ट्स मिल जाएंगे जिनके साथ ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। ये टॉपिक्स रहते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। अभी हम बात करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में। तो अगर कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम नेक्स्ट आके कंटिन्यू करें। सो डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस रहेंगे उनमें हमने जैसे पहले बात की थी कि उनमें रहता है आपके पास होगा कुछ डेटा सेट गिवन होगा और कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो वैसे ही ये चीज आती है और डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट डेटा जो होते हैं उसमें एक आ जाता है ऐसे टेबल्स गिवन होंगे, इसमें कॉलम्स होते हैं एंड रोज होते हैं और कोई भी एक जो सेल होगा वो उस कॉलम और रो को इकट्ठा रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे अगर ये जो हाईलाइटेड सेल है इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन 2011-12। नेक्स्ट आ जाता है ये डिफरेंट टेबल्स के लिए जो हम टेबल्स में यूज करते हैं चीजें, जैसे कि टेबल का नंबर है, टाइटल होता है, हेड नोट होता है, कॉलम्स के हेडिंग होते हैं, रोज के हेडिंग होते हैं, एंट्रीज होती हैं, टोटल कॉलम, टोटल रो, टोटल देन उसका सोर्स कहाँ पे मेंशन करना है, फुट नोट होते हैं। ये सब चीजें टेबल्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके थीसिस में भी काम आएंगी। नेक्स्ट आ जाता है जब जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो बार ग्राफ्स बना सकते हैं। इस तरीके की हॉरिजॉन्टल बार्स भी हो सकती हैं और इस तरीके के वर्टिकल बार्स भी हो सकते हैं। देन स्टैक्ड बार्स भी होते हैं जिनमें जैसे 2010 में यूजीसी में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए, ये टोटल आ गया कितने अपीयर हुए, उसमें से कितने जो थे वो जनरल कैटेगरी के थे, कितने जो थे वो कोई और कैटेगरी के थे, ये ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर जैसे 2010 में कौन से सब्जेक्ट के कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए, ऐसे इन चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टैक्ड बार जो है वो यूज होती है। नेक्स्ट आ जाता है हिस्टोग्राम। बार्स में अगर आप देखोगे तो इनमें थोड़ा सा गैप रहता है, ये 2010 को ही रिप्रेजेंट कर रही है। बट जो हिस्टोग्राम होता है, हिस्टोग्राम में है कि 60 टू 65 की एंट्री में, जैसे ये इस टेबल में है तो इट इज 60 टू 65 की एंट्री में कितने यूनिट्स हैं, जैसे यहाँ पे 3 यूनिट्स हैं, तो ये चीज उसको ये रिप्रेजेंट करती है कॉन्टिन्यूस डेटा को, हिस्टोग्राम्स। एंड बार ग्राफ्स यूज होते हैं डिस्क्रीट डेटा के लिए। बार हिस्टोग्राम्स जो है ये इनसे फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं, जैसे ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है
और ये स्क्वीड है राइट की तरफ, ये लेफ्ट की तरफ है, ये पीक्ड है। ऐसी ये सब चीज़ें होती हैं जो हिस्टोग्राम से पता चलती हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। देन आ जाते हैं पाई चार्ट्स एंड डोनट चार्ट्स आ जाते हैं। पाई चार्ट में हम सर्कुलर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस पूरे का जो एक्टिविटीज हो रही है उसमें कितना टाइम जो है वो स्लीपिंग में जा रहा है, कितना स्कूल में जा रहा है, टीवी में जा रहा है, प्लेइंग में जा रहा है, बाकी एक्टिविटीज में फोन चलाने में कितना जा रहा है। सो ऐसी चीजों को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही डोनट चार्ट्स भी होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं लाइन ग्राफ्स होते हैं। इनमें हमने ये ऐसे प्लॉट कर दिया डेटा पॉइंट्स को और फिर उन डेटा पॉइंट्स को कंबाइन किया टू एनालाइज द ट्रेंड। तो ये ऐसे हम जैसे ये है अभी, तो ये चीजें लाइन ग्राफ्स होती हैं, ये यूज होते हैं ट्रेंड्स के लिए। देन आ जाता है कि इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कैसे करें। इन क्वेश्चंस को भी आप अगर हम सच कहें तो ये जो 5 क्वेश्चंस होंगे ना डेटा इंटरप्रिटेशन में, इनमें से अराउंड 2 या 3 क्वेश्चंस आप बिना कैलकुलेशंस के सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, सपोज अगर आपके पास कुछ डेटा आ रहा था, ये 2 नंबर्स थे, ये जो 2 नंबर्स यहाँ पे गिवन है। अभी आपने क्या करना है कि सपोज इन 2 नंबर्स को ऐड करके आपके पास फाइनल आंसर आना था। तो एक तरीका तो है कि आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे, तो उसमें टाइम जो भी लगेगा उसको क्यों लगाना, उसको आप कैसे सेव कर सकते हो ये देखिए। ये जो 4 आपके पास ऑप्शंस हैं, चारों की चारों पोजीशंस इनके ये जो यूनिट प्लेस डिजिट्स हैं वो डिफरेंट है। बट जो यहाँ पे अभी आपने क्या करना है, जो आपके पास नंबर्स हैं आपने सिर्फ उनकी यूनिट प्लेस डिजिट्स को देखना है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो 7 and 7 विल बी 14। तो दैट मीन्स जो आपके पास करेक्ट आंसर होना चाहिए उसके यूनिट प्लेस पे 4 होना चाहिए। तो इनको ऐड करने की जरूरत नहीं है, बस आपने ये देखा 7 7 14, सो ए विल बी दी करेक्ट आंसर। तो ऐसे डेटा इंटरप्रिटेशन में हर बारी जो पेपर सेट कर रहे हैं ना उनको भी पता है 1 आवर के टाइम में आपने सारा पेपर सॉल्व करना है। तो उन्होंने भी ऐसे कुछ ना कुछ हिडन चीजें रखी होती हैं जिनसे आप पेपर को इजीली और कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। नेक्स्ट इज आपने विजुअल अप्रोक्सीमेशन को कैसे यूज करना है। अभी सपोज इसमें आपको ये वाला ग्राफ गिवन है और इसमें आपका क्वेश्चन है ईयर ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ आपने देखना है कि कौन सा था। ये चेंज आता गया ओवर द टाइम फ्रॉम 2010 टू 2014 ये चेंज आया और आपने देखना है कि क्या ट्रेंड है और ईयर ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ क्या है। अगर हम इसको एक डेटा टेबल में लिख लें तो ये टेबल बन जाएगा। 2010 में 110 थे यूनिट्स और ये चेंज हो गए 120 हो गए 2011 में। चेंज आया 10 यूनिट्स का। देन अगेन नेक्स्ट ईयर में चेंज 10 यूनिट्स का, अगेन 10 यूनिट्स, अगेन 10। तो इसको सॉल्व करने के लिए अभी आपने क्या करना है, इस केस में एक तो तरीका होगा इसको सॉल्व करने का कि आपने ये जो आपके पास ग्रोथ का, आई होप आपको फॉर्मूला पता होगा, चेंज डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ बेस ईयर इनटू 100। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वन वे इज कि आप पहले तो ये वाली फ्रैक्शन को सॉल्व करो, उसके बाद इसको सॉल्व करो 120 वाली, फिर 130 वाली, 140 वाली, 150 वाली, इन सबको सॉल्व करो आप, इनकी वैल्यूज निकालो और फिर उसके बाद देख लो जो भी हाईएस्ट वैल्यू थी वो आ जाएगा ईयर ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ। बट इस सब में बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है, यहाँ पे न्यूमिनेटर जो है वो सबका सेम है और डिनोमिनेटर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है और जितना डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा उतनी ही फ्रैक्शन की वैल्यू जो है ना वो छोटी होती जाएगी। सो दैट मीन्स कि जितना स्मॉलर द डिनोमिनेटर होगा हायर विल बी द रिजल्ट। जो भी इसको सॉल्व करके रिजल्ट आएगा वो हायर होगा इन व्हाट केस वेयर द डिनोमिनेटर इज द स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट है फॉर द ईयर 2010-11 और डिनोमिनेटर है 110। तो इस केस में डिनोमिनेटर इज स्मॉलेस्ट, सो ईयर ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ विल बी 2010-11। ग्रोथ रेट जो हाईएस्ट रहा होगा वो इसी साल में रहा होगा, बाकी तो फिर वो कम होता गया। तो देखो आप एक कहाँ आपने इन सब फ्रैक्शंस को सॉल्व करके फिर रिजल्ट निकालना था और कैसे आपको सिर्फ एनालिसिस के साथ ही ये आपको रिजल्ट मिल गया। नेक्स्ट ऐसे ही अगर आपने यूज करना हो तो नेक्स्ट आ जाता है परसेंटेजेस के लिए भी आप कैसे इनको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब किसी भी नंबर का अगर आपने 20% निकालना है तो सिंपल है, उसको 5 से डिवाइड कर दो।
अगर आपने किसी भी नंबर का 50% निकालना है तो उस नंबर को एक एक तरीका जो हमने स्कूल में सीखा दैट इज 50/100 इनटू नंबर। तो वो करने की जगह पे अगर आप सिंपली उस नंबर को 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको उस नंबर का 50% मिल जाएगा। अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो आपको 33% मिल जाएगा। 4 से डिवाइड करोगे तो 25% मिल जाएगा। 5 से डिवाइड करोगे तो 20% मिल जाएगा। तो ऐसे इजीली आप परसेंटेजेस को भी सॉल्व कर सकते हो विदाउट मेकिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। जैसे कि अभी हम अगर बात करें, ये कोई नंबर है 5652, तो अगर इसको हमने वही जो स्कूल में मेथड सीखा था अगर उसके साथ करना हो तो दैट विल बी 50/100 इंटू 5652। तो वो करने की जगह पे अगर आप इसको 5652 को सिंपली 2 से डिवाइड करोगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। ये आएगा इसका 50%। अगर आप इसको 25% निकालना चाहते हो तो 4 से डिवाइड कर दो। 75% निकालना चाहते हो तो इन दोनों को ऐड कर दो, 75% मिल जाएगा। तो इजीली कैलकुलेशंस को हम कर सकते हैं इस तरीके से। ऐसे ही जैसे ये नंबर है 2564, तो इसका अगर 7% निकालना होता तो 7 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करो और फिर उसको 100 से डिवाइड करो। तो उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, इस नंबर का 50% आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड किया और देन 50% अगर 1282 है तो 5% हो जाएगा 128.2 और 2% निकालने के लिए क्या किया, इस नंबर को डबल किया और फिर 100 से डिवाइड कर दिया। इसको डबल करेंगे तो वो बन जाएगा इसका 200% और 2% चाहिए था तो 100 से डिवाइड कर दिया और इन दोनों को ऐड करोगे तो 7% आ जाएगा। नेक्स्ट इज एवरेजेस के लिए कैसे इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि कोई भी नंबर की एवरेज निकाल रहे हो तो उसमें से आपने कॉमन नंबर देखना है क्या रहा होगा। देन जो बाकी नंबर बचेंगे उनकी एवरेज निकालनी है और फिर बाद में उस नंबर को ऐड कर देना है। अब इसको इजीली समझते हैं। सपोज अगर ये नंबर्स हैं 5125 और ये सारे बड़े बड़े नंबर्स हैं, इनकी अगर आपने एवरेज निकालनी है तो इनको एज सच ऐड करने जाओगे तो टाइम लगेगा। इजीली ऐड कैसे कर सकते हैं, ये सब नंबर्स 5000 प्लस हैं तो हमने 5000 निकाल लिया इन नंबर्स में से। तो बाकी क्या बच गया, 125 180 90 150 ऐसे ये नंबर्स बच गए। अब सिर्फ इन नंबर्स को सम करना है, एवरेज निकालनी है, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 5000 ऐड कर देना है। अब इनको ऐड करने का भी एक तरीका होगा। हमेशा ना कैलकुलेशंस में आपको इजी रहेगा वो। जैसे यहाँ पे नंबर है 125, so 125 and 75, it will be 125 and 75 will be 200। देन आ जाएगा 110 एंड 90, उनको भी ऐड करेंगे तो 200। 150 एंड 50 200। तो ऐसे इनको आप इजीली सम कर सकते हो इन नंबर्स का और जो भी रिजल्ट आएगा आप देखना, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 5000 ऐड कर देना है आपने और आपके पास जो एवरेज वो आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कि हम कोई भी अगर टेबल गिवन है तो वो फ्रीक्वेंसी टेबल, उसके कोई डेटा गिवन है सपोज, तो उसके साथ फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाए। जैसे ये नंबर ऑफ एरर्स हैं ऑन 80 पेजेस ऑफ अ बुक। फर्स्ट पेज पे 1 एरर था, सेकंड पेज पे 0 था, देन 2 थे, नेक्स्ट ऐसे ही 80 पेजेस पे क्या एरर्स रहे। तो इनका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए क्या करना है आपने, जैसे ये 1 था तो जब ये आया कि नंबर 1 है तो आपने ये स्कूल में किया हुआ है हम सब ने। 1 है तो 1 के आगे एक लाइन बना दी, देन 0 है, 0 के आगे एक लाइन बना दी, नेक्स्ट नंबर इज 2, 2 के आगे लाइन बना दी, देन 3 है। तो ऐसे करके लाइंस बनाते जाना है और जब भी 4 लाइंस बन जाए किसी नंबर की, सपोज ये 2 4 टाइम्स आ गया तो 5th टाइम जब ये आएगा तो ऐसे इसको क्रॉस कर देना। और ये जो एक यूनिट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5 टाइम्स दिस नंबर इज रिपीटेड। ऐसे करके आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेना है और फिर उसको जैसे ये अभी हम इसको देखें, ये 5 10 15 20, तो 0 इज रिपीटेड 20 टाइम्स, 1 इज रिपीटेड 15 टाइम्स। ऐसे ही ये आ जाएगा। अब बाकी सबको भी देख लेना है और फिर इनकी एवरेज निकाल लेनी है विद दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट इज टाइम फॉर योर क्वेश्चंस।
थोड़ा टाइम भी हो गया है, हमने 1 आवर का टाइम लिया था और थोड़ा आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। तो अभी अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो आप डिस्कस कर सकते हो। कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो हमें मिले थे, उनके बारे में भी फिर हम बात करेंगे। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप वो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम जो क्विज़ था हमारा उसका लिंक भी अभी शेयर करेंगे। तो जो कॉमन कुछ क्वेश्चंस रहे थे उनके बारे में हम बात कर लेते हैं फिर। व्हाट आर द सीक्रेट्स ऑफ क्रैकिंग नेट एग्जाम? सो गुड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी जो आपके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस पे बेस्ड हो, अलॉन्ग विद फोकस, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं आपके जैसे वो पूछते हैं कि उनका नेट एग्जाम जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो सकता है। तो अगर तो आप अपने आप में विश्वास रखते हो, इफ यू थिंक यू कैन, तो फिर आप जरूर कर लोगे। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे तो फिर तो कोई भी नहीं करवा सकता आपसे। नेक्स्ट इज जो अभी हम बात कर रहे हैं इस बुक की, तो ये बुक जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इसको यूज कर रहे हैं और उनका क्वेश्चन रहता है कि इसके साथ वो पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो हम आपको यहाँ पे ये बुक भी दिखा देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स पूछ भी रहे थे कि कौन सी बुक। तो ये बुक है, तो अभी मिरर हो जाएगा। तो दिस इज मास्टर गाइड टू एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम। इसमें आपको ये 10 फीचर्स मिल रहे हैं बुक में, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर्ड हैं, फुल सिलेबस कवर्ड है, जो भी लेटेस्ट एग्जाम ट्रेंड्स रहते हैं। देन इसकी लैंग्वेज बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, आपको कभी भी कोई डिक्शनरी नहीं लेनी पड़ेगी या कुछ ऑनलाइन सर्च करके नहीं देखना पड़ेगा कि इसका क्या मीनिंग है। देन फिगर्स, इन्फोग्राफिक्स एंड टेबल्स बहुत है इसमें। देन ऑल यू नीड टू नो अबाउट एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम, ये बुक की बिगनिंग में गिवन है। देन स्ट्रेटेजी एंड टिप्स गिवन है टू क्रैक दिस एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट, जो अभी हमने स्क्रीनशॉट में भी अभी आपको दिखाया था यहाँ पे। देन हर चैप्टर में आपको 2004 से लेके 2023 तक के पेपर्स मिल जाएंगे, हर चैप्टर में मिलेंगे। तो ये बुक है, इट वाज द फर्स्ट बुक टू गिव दिस थिंग। हमने आपको एक ही बुक में आपको थ्योरी भी मिल रही है और उसी में ही आपको 2004 से लेके 2023 तक के, अब इस एडिशन में 23 तक के पेपर्स हर चैप्टर के एंड में उस चैप्टर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आपको अलग से क्वेश्चन बैंक लेने की जरूरत नहीं है, इसमें आपके 3800 प्लस क्वेश्चंस कवर्ड है। देन इसके अलावा आपको बुक की एंड में जून एंड दिसंबर 2023 के पेपर्स भी मिल जाएंगे और जो 24 का पेपर रहा है जून का, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। बुक के अंदर ना ये आपको मैं दिखा देती हूँ, कूपन कोड गिवन है बुक के अंदर, ये कूपन कोड गिवन है। इसको जब आप स्क्रैच करोगे तो आप एग्जामिनर पे जाके ये कूपन कोड, यहाँ से ना एक कूपन कोड निकलेगा स्क्रैच करके, उस कूपन कोड के साथ आप एग्जामिनर पर रजिस्टर करना, आपको 11 फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे प्लस जून का पेपर मिल जाएगा। प्लस जैसे कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स ओएमआर शीट के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को वो ओएमआर शीट भी वहाँ पे मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो और आप इसको रिव्यू करते हो अमेजोन पे, तो हम आपके लिए कुछ एक्साइटिंग गिफ्ट्स भी रखेंगे। प्लस हमारे टाइम टू टाइम सेशंस होते रहते हैं, उनमें भी आप इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट्स वगैरह और बाकी प्राइजेस जो हैं वो आप जीत सकते हो। देन इस बुक में आपको टाइम सेविंग टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत मिल जाएंगी, जो अभी हमने डिस्कस किए वो बहुत थोड़े थे उसमें से, बट टाइम के हिसाब से जितना डिस्कस हो सकता था वो हमने डिस्कस किया। बाकी आपको बुक में और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट इस पेपर टू के लिए कैसे प्रिपेयर करें, तो ऐसे ही आपने पेपर टू के लिए भी अपनी स्ट्रेटेजी रखनी है, सिलेबस को समझना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करना है, देन आपने ऑथेंटिक सोर्सेज को रेफर करना है फॉर रिवीजन। और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हमेशा ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ ही रेफर करके देखें उसको, और एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करें और आपका एग्जाम बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लोगे और क्वालिफाई करोगे एग्जाम को।
नेक्स्ट इज विच सब्जेक्ट शुड बी प्रिपेयर्ड फर्स्ट फ्रॉम पेपर वन। तो जब भी आप पेपर वन की प्रिपरेशन करो तो आपने जो ये 10 चैप्टर्स हैं इनको वन बाय वन नहीं करना है। आपने ऐसे करना है कि एक टॉपिक थ्योरी का लिया, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड लिया, और उसके साथ आपने कोई ना कोई टॉपिक जो है वो रीजनिंग का ले लेना है। और जिस टाइम पे आप अच्छे फुल पावर में हो तब आपने थ्योरी को रिवाइज किया, और जब बोर होना शुरू हो गए, थोड़ा लो एनर्जी लग रही है, तब रीजनिंग करनी शुरू कर ली। तो आपकी दोनों चीजें जो है ना वो प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी, प्लस आपके लिए प्रिपरेशन बोरिंग नहीं होगा। नेक्स्ट इज कि जो नेट एग्जाम होगा नेक्स्ट, वो डिफिकल्ट रहेगा या इजी। तो ये डिफिकल्ट होगा या इजी, इट डिपेंड्स अपॉन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन एंड द कॉन्फिडेंस यू हैव। नेक्स्ट इज की कोई फेलोशिप्स हैं, ये कुछ फेलोशिप्स हैं जिनको आप अवेल कर सकते हो इस एग्जाम को क्वालिफाई करके। नेक्स्ट इज सेल्फ स्टडी एंड फॉर्मल कोचिंग में से क्या रिकमेंड करते हैं। तो कोचिंग में आपको बस मटेरियल मिलेगा, प्रिपरेशन आपने करनी है। आप चाहे कोचिंग में जा रहे हो या नहीं, सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं जिनको आप रेफर कर सकते हो, और इनके थ्रू आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो हमेशा मिलती रहेगी। कोई भी आपको कोई नोटिफिकेशन के बारे में कुछ चाहिए, कट ऑफ चाहिए, रिजल्ट कब आएगा, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपने सिर्फ इनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसी पे रिलाई करना है। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स हो आज के सेशन के रिलेटेड या कुछ भी और, तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते, सॉरी, इस ईमेल आईडी पे आप अपनी क्वेरीज को मेल कर सकते हो। ये आप इसको यूज कर सकते हो। आप इसको नोट डाउन कर लो, कोई भी क्वेरीज होंगी तो आप हमें मेल कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। और अभी अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो अभी हम जो क्विज का लिंक है वो मैं शेयर कर रही हूँ। So thank you to all of you for being patient and attentive during this session. So आप सबसे interact करके बड़ा अच्छा लगा, आप सब participate भी कर रहे थे, messages भी कर रहे थे साथ साथ में। तो बड़ा अच्छा रहा ये session आज का, और thank you so much for attending it. And I am extremely grateful to Dr. Kirandeep and other faculty members of the law department for giving me this wonderful opportunity. And I wish good luck, best of luck to all of you for all your upcoming exams. तो अगर आप में से कोई भी नेक्स्ट सेशन जो अभी ये दिसंबर में पेपर होगा, अगर उसमें कोई भी अपेयर हो रहा हो तो, और कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो हमेशा। और ये अगर ईमेल आईडी आपको अगर चाहिए तो मैं उस पर वापस से कर देती हूँ। तो इस ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और देन थैंक यू सो मच मैम फॉर अरेंजिंग दिस सेशन।